हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 18 जनवरी और शुरू करते हैं फिल्म स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारे पहले न्यूज़ तिरुवल्लुवर डे को लेकर है। दरअसल तमिल कल्चर में जब पोंगल मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर आप संक्रांति मनाते हो, ठीक है, लोहड़ी मनाते हैं पंजाबी, वैसे ही तमिल कल्चर में पोंगल मनाया जाता है। तो उसी दिन ये तिरुवल्लुवर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन 15 या 16 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में तिरुवल्लुवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी तिरुवल्लुवर जी को लेकर और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जो देश के युवा हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए कि जो कुरल में क्या लिखा हुआ है, जो कि उनकी रचना थी, ताकि हमारे युवाओं को एक डायरेक्शन मिले। अगर हम तिरुवल्लुवर को देखें, तो इन्हें वल्लूर भी कहा जाता था, जो कि तमिल पोएट है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना थी, वो है तिरुकुल्लर या फिर कुरल भी जिन्हें बोला जाता है, जो कि संगम लिटरेचर का पार्ट है। संगम लिटरेचर में और भी आता है, जैसे तोल्कापियम, पटुपट्टू, एट्टुटोगई, ठीक है? तो इस टाइप से बहुत सारे आपको उनमें लिटरेचर देखने को मिलेगा। तो अगर तिरुकुरल को देखेंगे, तो उसमें 133 सेक्शन मिलेंगे, जो कि 10 कपलेट्स में है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है आरव वर्च्यू, इसमें जो वर्च्यू को लेके बात की गई है, जैसे गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, ठीक है? उसके बाद पोरुल, इसमें गवर्नमेंट और सोसाइटी के बारे में बात की गई है। और अगर लास्ट में देखें कामम, तो इसमें लव को लेकर बातें की गई हैं। तो यूपीएससी दरअसल आपसे ये पूछ सकती है कि जो तिरुकुरल की जो रचना है, कुरल, तो आपको ऐसा पूछ सकती है यूपीएससी कि जो तिरुवल्लुवर है, उन्होंने जो अपनी रचना थी, उनकी जो लिटरेचर था कुरल, उसको, उसमें जो आरंभ था वो किससे रिलेटेड था, उससे जो पारुल था वो किससे रिलेटेड था, कमम था वो किससे रिलेटेड था, क्योंकि यूपीएससी दरअसल टर्म्स बहुत ज्यादा पूछ लेती है, तो हमें इन बेसिकली इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023 को लेकर है। अब हमें ये जानना है कि पहले ये रिपोर्ट निकालता कौन है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएनडेसा। इस साल की जो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है, इसकी थीम क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड इन एजिंग वर्ल्ड। तो आपको पता चल गया होगा कि इस साल की जो रिपोर्ट है वो एजिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अगर हम यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स को देखें, यूएन देसा, तो ये 1948 में बनी थी और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का पार्ट है। और यही जो बॉडी ये रिस्पॉन्सिबल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, मतलब यही मॉनिटर करती है, वॉच करती है और मेजर करती है, और उसको लेकर बारी बारी जो सबमिट होते हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करती है। अगर हम वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट को देखें, तो ये 1997 से जारी कर रही है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट यूएन जैसा। पहले इसे वर्ल्ड सोशल सिचुएशन के नाम से जानते थे, पर अभी इसे वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट माना जाता है। और ये जो रिपोर्ट आती है, ये दरअसल पूरे विश्व में सोशल इकोनॉमिक ट्रेंड्स बताती है कि सोशल और इकोनॉमिक में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे इस साल का जो थीम है वो एजिंग पॉपुलेशन है, तो हमारे जो देश में और जो विश्व भर में जो एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनका उनको लेकर ट्रेंड क्या है, उसके सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, हम हमें पॉलिसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो ये रिपोर्ट हमें क्रिटिकल इनपुट प्रोवाइड करती है। पहले ही हर 4 साल में रिपोर्ट आती थी, बट 2001 के बाद से ये हर 2 साल में रिपोर्ट आने लगी, मतलब बिनियल रिपोर्ट आने लग गई अब इसकी। एजिंग को लेकर हमें एक फैक्ट याद रखना है कि इसके लिए एक मेडल इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग। तो यूपीएससी आपसे ऐसे जो कन्वेंशन होते हैं, ऐसे जो प्लान ऑफ एक्शन होते हैं, जो सोशल इश्यूज ज्यादा, जो सोशल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो ये यूपीएससी पूछती है। तो हमें पता होना चाहिए जो मेडल इंटरनेशनल प्लान है वो किसके लिए रखा गया है, वो किसके लिए बनाया गया है, वो एजिंग पॉपुलेशन के लिए बनाया गया है। और इस साल की जो 2023 की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, उसने ये बताया है कि एक एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग का ग्लोबल फिनोमेना देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पूरे जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसमें जो एजिंग पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। और इस पूरे रिपोर्ट में ये बताया गया कि इसके सोशल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होंगे, जो हमारी जो पॉपुलेशन की जो एजिंग होती जा रही है। अगर हम डाटा को देखें, तो 2021 में जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो 65 प्लस जो लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? 761 मिलियन। बट यही 2050 में कितने हो जाएंगे? 1.6 बिलियन, मतलब बहुत जल्दी ये डबल हो जाएगी। अगर हम 80 प्लस पॉपुलेशन को देखें, तो 2021 में कितने थे? 155 मिलियन, और यही 2050 में कितने हो जाएंगे? 459 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी इसकी। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जितनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो कि इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो हमें उनके सोशल सिक्योरिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चूंकि लेबर फोर्स में कमी आएगी, तो हमारे देश की इकोनॉमी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम अभी जापान में देख रहे हैं, अभी यहाँ तक कि चाइना में भी एक ट्रेंड देखने को मिला कि उनकी सोसाइटी जो है वो जल्दी एजेड हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे इकोनॉमी में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर हम ट्रेंड देखें, तो एजिंग पॉपुलेशन पहले वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिला था, धीरे धीरे अब ये एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए आपको स्वीडन में एजिंग पॉपुलेशन कितनी थी? 16%। और 2021 में किसके पास सबसे पॉपुलेशन एजिंग? तो जापान के पास 30%।
पर जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो 2050 में कितनी एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी उसकी 40%। तो आप ये ट्रेंड देख रहे हो कि वेस्टर्न नेशन से अब एशिया में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यही बात दिखाई गई है कि जो हमारी एजिंग पॉपुलेशन है उसके जो इश्यूज को हमें कैसे टैकल करना है। पहले तो उनकी जो सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, उनके हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, हेल्थ नीड्स है, उनका ध्यान रखना है, और साथ ही साथ हमें अपनी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको बैलेंस रखना है, ताकि हमारे देश में भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की कमी ना हो जाए। हमारी इकोनॉमी जो डिपेंडेंट एजिंग पॉपुलेशन डिपेंड नहीं हो सकती है, हमें फ्रेश लोग चाहिए जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले ने शुक्रयान 1 को लेकर है। दरअसल इसरो क्या प्लान कर रही थी कि शुक्रयान के जरिए हमें हमारे एक मिशन को वीनस प्लेनेट पर भेजना था, वीनस के ऑर्बिट पर भेजना था, और ये 2024 में इसे लॉन्च होना था। पर गवर्नमेंट की तरफ से इनको परमिशन नहीं मिली है। अब इस मिशन को 2031 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये इसलिए न्यूज में है। और अब हमें ये देख लेना है कि शुक्रयान बेसिकली ये मिशन है क्या। तो ये जो इसरो का मिशन है जो कि वीनस को एक्सप्लोर करेगा। इसका एम क्या होगा कि वीनस की जियोलॉजिकल स्टडी करना, उसकी वॉल्केनिक एक्टिविटी देखना, क्योंकि अभी भी ये माना जाता है कि जो ज्वालामुखी जो वॉल्केनिक है वो वीनस में अभी भी एक्टिव है। उसका एमिशन देखना, और उनमें जो विंड चल रही है, क्योंकि उसकी जो विंड स्पीड होती है वीनस में वो काफी तेज होती है। क्लाउड कवर को स्टडी करना और उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। तो ये पूरा शुक्रयान मिशन का पूरा ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें क्या क्या होगा, पेलोड क्या होगा इस मिशन में। तो एक ऑर्बिटर मिशन होगा, मतलब ये लैंड नहीं करेगा वीनस पर, और इसमें एक हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, साथ ही साथ एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी होगा। तो ये दो पेलोड होंगे इस पूरे मिशन में। तो इसका 2024 में लॉन्च होना था। तो चूंकि गवर्नमेंट ने इसे परमिशन नहीं दिया है, तो ये 2024 में लॉन्च नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि विनस में किसी भी मिशन को लॉन्च करने के लिए 19 महीने में सिर्फ एक ही बार ऐसा मौका आता है, ताकि उसका एक ऑप्टिमम लॉन्च किया जा सके विनस मिशन को लेकर। तो इसरो के पास फिर बैकअप डेट क्या होगी, 2026 2028। बट एक चीज और ये है कि अगर हम और ज्यादा अपने फ्यूल को बचाना चाहते हैं वीनस में पहुंचने के लिए हमारे मिशन को, तो वो जो डेट आएगी वो 2031 में आएगी। तो इसीलिए इसरो ये चाहती है कि अब सीधे 2031 में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि हर 8 साल में ये विंडो आती है जब बहुत ही लीस्ट फ्यूल के साथ में आप अपने मिशन को वीनस के ऑर्बिट में भेज सकते हो। तो अभी हम थोड़ा वीनस के बारे में देख लेते हैं। आपको पता है कि जो सन से जो सेकंड प्लेनेट है वो कौन सा है, वीनस है। पहले मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब वीनस और अर्थ दोनों को ट्विन सिस्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की साइज लगभग सिमिलर है, बट दोनों में कोई भी ज्यादा समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वीनस का अगर एटमॉस्फेयर देखोगे तो उसमें 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चूंकि इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इतना ज्यादा वो थिक एटमॉस्फेयर होता है, तो जो पूरी जो ग्रीन हाउस गैस होती है, जो हीट होती है, वो पूरी ट्रैप हो जाती है। तो इस वजह से इनका जो टेम्परेचर होता है वो कितना है, 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 465 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद अगर एयर प्रेशर देखें तो अर्थ से 90 टाइम्स ज्यादा होता है इसका एयर प्रेशर। भारत के साथ साथ अन्य देश भी इसको लिए मिशन लॉन्च कर रहे हैं। जैसे नासा का एक मिशन लॉन्च होने वाला है जिसे वेरिटास और डाविंची बोला गया है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी एक मिशन प्लान कर रही है वीनस के लिए जिसे एनविजन बोला जा रहा है। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए वीनस को लेकर। और वीनस के लिए जो शुक्रान 1 मिशन है, तो इस पे यूपीएससी पूछ सकती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, और ये पूछ सकती है यूपीएससी कि 2031 में क्यों लॉन्च होगा ये। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज एशियन वाटर बर्ड सेंसस को लेकर है। तो ये जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस होती है ये हर साल होती है, और हर साल इसे जनवरी में कंडक्ट किया जाता है। और फिलहाल ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो गई है। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में केरला से ये जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है वो स्टार्ट हो गया है। ये 1987 से चला आ रहा है। ठीक है, हर साल ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस होती है। इस पूरे एक्सरसाइज में होता क्या है कि हम वाटर बर्ड्स को काउंट करते हैं और वेटलैंड्स को मॉनिटर करते हैं, मतलब उनको उनके बारे में वेटलैंड का डिग्रेड तो नहीं हो रहा है, डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो वाटर बर्ड है वो वेटलैंड पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम एशियन वाटर बर्ड सेंसस को देखें तो ये इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस का पार्ट है जो कि वेटलैंड इंटरनेशनल कराती है। ठीक है, तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस कौन कराती है, वेटलैंड इंटरनेशनल कराती है। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में इसे कौन कराता है, इसे इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बीएनएचएस कराती है। और ये जो बॉडी है ये एक टाइप से एनजीओ है जो कि 1883 में बनी थी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को लेकर क्वेश्चन पूछा था। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक टाइप का एनजीओ है। ठीक है, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल मिलके इस एशियन वाटर बर्ड सेंसस को इंडिया में काउंट करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेसिकली हम ये सेंसर इसलिए कराते हैं ताकि हम वेटलैंड्स का पता कर सकें कि वेटलैंड की स्थिति कैसी है, क्या वो डिग्रेड तो नहीं हो रहे हैं, या डिग्रेड हो रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं डिग्रेड होने के। और साथ ही साथ हम वाटर बर्ड को काउंट करते हैं। ठीक है, तो ताकि उस समय हमें डाइवर्सिटी का पता चल सके कि डाइवर्सिटी रीच हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और इस डाटा का यूज किया जाता है वाटर बर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट प्रोग्राम में। ठीक है,
ग्लोबल स्पीशीज प्रोग्राम में भी इसको यूज किया जाता है, जो कि रेड लिस्ट निकालती है IUCN। उसके बाद बर्ड एरिया प्रोग्राम, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कराती है, उसमें भी इस डाटा का यूज किया जाता है। और बोन कन्वेंशन में भी इस डाटा का यूज किया जाता है। जो बोन कन्वेंशन है, ये माइग्रेटरी स्पीशीज जो होते हैं उन पर, उनके लिए कन्वेंशन है। वाटर बर्ड क्या होते हैं, जो कि इकोलॉजिकली डिपेंडेंट होते हैं वेटलैंड्स पर। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन है वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। और ये पर्टिकुलर जो रीजन का वेटलैंड होता है उसके हेल्थ को इंडिकेट करती है। अगर मान लो वाटर बर्ड की संख्या में कमी आ रही है, तो इसका मतलब जो वेटलैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अगर उनकी संख्या एज इट इज है या फिर बढ़ रही है, इसका मतलब वेटलैंड की स्थिति में सुधार हो रहा है। तो वेटलैंड जो हमारे इकोलॉजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें हमारे वेटलैंड को और वाटर बर्ड दोनों को कंजर्व करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स से पूछा था। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू द। तो जो रेसिड्यू पावर है वो किसको दिए गए थे एक्ट ऑफ 1935 से? फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, गवर्नर जनरल। मतलब वाइसराय जो थे, उनको ये रेसिड्यूरी जो पावर थी वो दी गई थी। इसका विरोध भी हुआ था कि अब आप फेडरलिज्म, अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हो, तो गवर्नर जनरल जो वाइसराय है उनको फिर रेसिड्यूरी पावर क्यों दी जा रही है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, उस पर पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं और लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर इसके बेसिक प्रोविजन देखें, तो जो डायरकी थी वो सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी और प्रोविंस से अबोलिश कर दी गई थी। इसके बाद में फेडरलिज्म स्थापित करने की घोषणा की गई थी। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था। फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश की गई थी। पार्लियामेंट बाइकैमरलिज्म बनाई गई थी। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक प्रोविजन थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में दिए गए थे। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।